ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम वी डिस्कस हेपेटाइटिस और इसके जो टाइप्स है, सीरम मार्कर्स थे हेपेटाइटिस बी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर। ठीक है, इसके दो और नाम भी है। इट इज आल्सो नोन एज हेपेटिक सीरोसिस। हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर। ठीक है, हेपेटिक सीरोसिस भी उसको कहते हैं। इसको हम ESLD कहते हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज, के लीवर के अंदर वो डिजीज जिसके बाद लीवर कंप्लीटली अपना काम करना छोड़ दे, इसको हम सीरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पे लेके, इट इज आल्सो नोन एज हेपेटिक सीरोसिस, ये इसके अदर नेम्स है, हेपेटिक सीरोसिस। और नंबर 2 इज एंड स्टेज लीवर डिजीज, एंड स्टेज लीवर डिजीज, ये इसके अदर दो नेम्स हैं। पेपर में आप लोगों को एग्जामिनर कोई भी दे सकता है, हेपेटिक सीरोसिस भी, एंड स्टेज लीवर डिजीज भी, या सीरोसिस ऑफ लीवर भी। ठीक है जी, डेफिनेशन लेके, अ कंडीशन in which the liver become fibrosed, in which the liver tissue, the liver healthy tissue is replaced by abnormal fibrotic tissue, डेड टिश्यू जिसको कहते हैं, लीडिंग टू irreversible damage, that is known as a cirrhosis। सीरोसिस के अंदर यही होता है कि जो हेल्दी लीवर टिश्यू है, इट इज़ रिप्लेस बाय फाइब्रोटिक टिश्यू, एबनॉर्मल टिश्यूज़, और वो लीवर इस तरह ख़राब हो जाता है कि वो इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो जाता है। सीरोसिस के अंदर अगर लीवर के जिस एरिया में इंजरी होती है या डैमेज होता है, इट इज़ इरिवर्सिबल इंजरी, ये दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आ सकती। इट इज़ अ एंड स्टेज लीवर डिजीज़, ये वो डिजीज़ है जिसमें लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, जिसके बाद उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो आज के बाद याद रखिए, दिस इज अ वेरी वेरी बिग लाइन, हेपेटिक सीरोसिस इज ऑलवेज इरिवर्सिबल स्टेज। ये क्या होता है? इरिवर्सिबल। इसका आखिरी ऑप्शन ये है कि इसको हम क्या करें? ट्रांसप्लांट। तो लीवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन फॉर द पेशेंट विद हेपेटिक सीरोसिस, अदरवाइज द पेशेंट डैमेज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। लेकिन काजेज, व्हाट आर द काजेज विच कैन लीड टू सीरोसिस? डिफरेंट काजेज हम बताएंगे कि वो कौन कौन सी डिफरेंट काजेज है जिसकी वजह से हेपेटिक सीरोसिस की चांसेस ज़्यादा होती है। नंबर 1 दैट इज हेपेटाइटिस बी एंड सी। आप लोगों को मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये दोनों हेपेटाइटिस क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए और ई वो अक्यूट हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी एंड सी दे आर कॉल्ड क्रोनिक हेपेटाइटिस। मतलब वो डिजीज़ जो लीवर को महीनों से सालों तक डैमेज कर सकते हैं, उसमें सीरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कोई एक दिन या एक वीक की बात नहीं है, इसमें लीवर के अंदर जो डैमेज है वो मंथ से लेके ईयर्स तक होगी, तो वो जाकर फिर लीवर को इरिवर्सिबली क्या करेगी? डैमेज करेगी। तो हेपेटाइटिस बी और सी ये महीनों तक हो सकती है कि दिनों तक होती है? महीनों तक। हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट आप लोगों ने शायद देखे होंगे या नहीं, 7 साल 8 साल तक उन लोगों को हेपेटाइटिस होता है। ये तो आजकल उसकी वैक्सीन आई है या आजकल उसकी ट्रीटमेंट आई है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हेपेटाइटिस बी सी की मुकम्मल इलाज कर भी ले लें, फिर भी 2 से 3 साल आप नॉर्मल हालत में नहीं आ सकते। इसलिए दीज हेपेटाइटिस कैन टेक टाइम। अगर ये हेपेटाइटिस हम टाइम पे ट्रीट ना करें और इसकी डैमेज सालों साल से गुजर जाए, तो फिर ये लीवर को इरिवर्सिबल डैमेज करने की सलाहियत तो
रख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ये लीवर को लॉन्ग रन में डैमेज नहीं करते, क्योंकि वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए आती भी जल्दी है और जाती भी जल्दी। विद इन 3 वीक्स हेपेटाइटिस ए एंड ई बोथ आर करेक्टेड, बट विद इन 3 to 4 years दीज आर नॉट करेक्टेड, हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो ये अगर हम ट्रीट ना करें तो उससे क्या बन सकता है, सिरोसिस बन सकता है। नेक्स्ट इसके, और जिस बंदे को हेपेटाइटिस बी हो उस बंदे के अंदर हेपेटाइटिस डी भी होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, हेपेटाइटिस डी इज अकर अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक अल्कोहलिज्म। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, एक बंदा है वो हेवी अल्कोहलिक है, ठीक है, अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल ले रहे फ्रॉम द लास्ट 20 to 25 ईयर्स। तो क्रोनिक अल्कोहलिक, क्रोनिक मीन फ्रॉम द लॉन्ग रन, जो लोग अल्कोहल लेते हैं दे कैन आल्सो डैमेज देयर लीवर, तो सिरोसिस के चांसेस ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर लीडिंग काज ऑफ सिरोसिस इज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जितनी भी है डेवलप्ड कंट्रीज उसके अंदर लीडिंग काज क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट लिखे हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस इज अ कंडीशन एक्सीडेंट इन विच देयर इज एक्सेस आयरन ओवरलोड। जब आयरन की लोड ज़्यादा हो जाए बॉडी पे लॉन्ग रन में, तो आयरन कैन डिपोजिट ऑन डिफरेंट टिश्यूज इंक्लूडिंग लीवर, और अगर लीवर के ऊपर एक्सेस आयरन डिपोजिट हो जाए इट कैन कॉज सिरोसिस, ठीक है। तो वो क्या करा सकते हैं, सिरोसिस करा सकता है। इसका मतलब ये है कि हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन ओवरलोड होता है और लॉन्ग रन में इट कैन डैमेज द लीवर वेरी बैडली, तो ये लीवर को जनाब बैडली डैमेज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विल्सन डिजीज। द फोर्थ वन इज विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर देयर इज कॉपर ओवरलोड। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर ओवरलोड। ये आयरन ओवरलोड कंडीशन है, आयरन ओवरलोड, और ये कौन सा कंडीशन है, कॉपर ओवरलोड कंडीशन। चाहे आयरन ज़्यादा लोड हो जाए बॉडी में, चाहे कॉपर ज़्यादा हो जाए, दोनों के अंदर लीवर डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब देखिए लीवर के अंदर एक एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, दैट इज वेरी वेरी डेंजर एंजाइम फॉर द लीवर। उस एंजाइम के खिलाफ अल्लाह ने लीवर के अंदर क्या रखा है, एंटीट्रिप्सिन। तो अगर जो लोग बाई बर्थ ऐसे पैदा हो जाए जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो, तो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो लीवर को डैमेज करता जाएगा, लॉन्ग रन में वो क्या करा सकेगा, सिरोसिस कराएगा। इसका मतलब दीज आर ऑल दोज काजेज विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सिरोसिस। और आखिर में लेके CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। व्हाट इज क्रोनिक लीवर डिजीज, एनीवन? CLD, व्हाट इज CLD? हम कहते हैं पेशेंट CLD का पेशेंट है, या क्रोनिक लीवर डिजीज पेशेंट का मतलब क्या होता है जी? हाँ शाबाश, हाँ। व्हाट इज CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज का मतलब क्या है? हाँ हाँ, और जो होता है वो ही होता है ना, हाँ, लॉन्ग टर्म डिजीज है। और क्या है, इसका एक लॉजिक है, जिस पेशेंट पे हम लेबल लगाते हैं किस चीज़ के, CLD, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को लीवर इंजरी है बहुत लॉन्ग टाइम से, 3 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, जिसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली है उसका अभी तक हमें एग्जैक्ट काज पता नहीं चला। दोज लीवर डिजीजेज वेयर वी डोंट नो द एग्जैक्ट काज, इन स्पाइट ऑफ दैट द प्रॉब्लम हैज रन फॉर ईयर्स एंड मंथ्स, इट उसको CLD कहते हैं। इसका मतलब कि डिजीज क्रोनिक बन गई है, लॉन्ग रन में गई है, लेकिन स्टिल हमें पता नहीं है। इडियोपैथिक टाइप लॉन्ग टर्म डिजीज ऑफ द लीवर इज कॉल्ड CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। इसके अंदर 2 बातें हैं, एक तो लीवर की इंजरी लॉन्ग रन से होगी, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमें एग्जैक्ट काज का पता नहीं होगा। क्लियर है, ये CLD का पेशेंट होता है। लेकिन क्लिनिकल फीचर्स के सिरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट, क्लिनिकल फीचर किसके साथ आएगा, पेशेंट को क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीरोटिक पेशेंट। देखिए अगर मैं यहाँ पे
एक मिनी डायग्राम के जरिए आप लोगों को बताता चलो, ये लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन है, दैट इज कॉल्ड लीवर। ठीक है, लीवर इज द साइट फॉर मेटाबॉलिज्म। डिफरेंट फूड की मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? लीवर पे। आप लोगों की जो लीवर है ये राइट साइड पे होता है, अंडर द डायफ्राम। राइट साइड रिब्स के नीचे, डायफ्राम के नीचे लार्जेस्ट आर्गन वी हैव, दैट इज लीवर। तो लीवर की जितनी भी पेन है या प्रॉब्लम है ये राइट अपर क्वाड्रेंट में आती है। कहाँ पे आती है? राइट अपर क्वाड्रेंट। क्वेश्चन ये है, इधर देखें, यहाँ पे जनाब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या पड़ा है? स्प्लीन। स्प्लीन से एक वेन जाती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक वेन। आप लोगों को याद होगा, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि वो वेन जो स्प्लीन से वापस ब्लड लेता है वो क्या है? वो स्प्लीनिक वेन है। मिड गट से वापस ब्लड लेने वाला वेन वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है, याद है? दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। नए स्टूडेंट्स एनाटॉमी में इंशाल्लाह सीखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है, हमने जीआईटी को 3 गट्स में डिवाइड किया था, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। ठीक है, मिड गट के अंदर जो जितना भी वीनस ब्लड है वो किस वेन को मिलता है? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन को। ये स्प्लीनिक वेन के साथ मिलता है और इससे कितने वेन बनते हैं? दिस कॉल्ड पोर्टल वेन। इसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। का नाम सुना है कि नहीं? पोर्टल वेन। तो इतना सिर्फ याद रखें, पोर्टल वेन इज नथिंग बट इट इज द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। और पोर्टल वेन विल ड्रेन ब्लड इनटू द लीवर। ठीक है, ये लीवर को ब्लड देगा। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, अगर लीवर की सीरोसिस हो चुकी है, लीवर इरिवर्सिबल डैमेज है, तो कैन दिस लीवर एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन? नो। तो पोर्टल वेन के अंदर ब्लड की प्रेशर क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो फर्स्ट लेके पोर्टल हाइपरटेंशन। सीरोटिक पेशेंट के अंदर पोर्टल वेन में प्रेशर ज्यादा होगी। नंबर 1 इज पोर्टल हाइपरटेंशन, कि पोर्टल वेन के अंदर जो बीपी है या जो प्रेशर है ब्लड की वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब मुझे ये बताए कि जितना पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, उस प्रेशर की वजह से ब्लड लीकिंग के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा। तो इसका मतलब एक्सेस फ्लूइड अगर लीक हो जाए एब्डोमेन में तो एडीमा हो सकता है कि नहीं? एडीमा ऑफ द एब्डोमेन कैविटी इज कॉल्ड एसाइटस। इसको क्या कहते हैं? एसाइटस। तो जब भी सीरोसिस पेशेंट आते हैं, सीरोटिक पेशेंट किसी भी वार्ड में जाए ना, हॉस्पिटल में किसी दिन टाइम मिले, मौका मिले, यार देखे अल्लाह ना करे कोई बीमार हो ना, या फिर भी कोई किसी के साथ हॉस्पिटल गया है ना, घर में कोई बीमार है या कोई किसी और वैसे आप गए हो, किसी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, सर मैं भी मेडिकल फील्ड का बंदा हूँ, आज मैंने वैसे किताब में सीरोसिस पढ़ा तो सर मुझे अब सीरोटिक पेशेंट तो देखा है ना, वो आपको ले जाएगा कि यार ये सीरोटिक पेशेंट है। सीरोटिक पेशेंट को जब आप देखेंगे या तो उसकी पेट इतनी जनाब फूली होगी क्योंकि उसमें एक्सेस फ्लूइड रिटेन हो जाते हैं, एसाइटस मीन एडीमा ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। या अगर बंदा आप देखे और उसकी जो कैविटी है एब्डोमेन वो बिल्कुल जनाब क्या है? छोटी है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इसका मतलब सुबह सुबह किसी ने वो एक्सेस फ्लूइड उससे बाहर निकाले होंगे, वो ड्रेन किए होंगे। इसका मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई दिस पेशेंट डू नॉट हैव एसाइटस, because the patient may have ascites but the fluid is drained by early in the morning by the doctors। क्योंकि डेली बेसिस पे हम पेरिटोनियल एस्पिरेशन करते हैं, हम उससे वो फ्लूइड क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो एसाइटस का इशू ये है कि इसमें जो एक्सेस फ्लूइड रिटेन हो जाए एब्डोमेन में, इस वजह से कि पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना फ्लूइड लीक होने के चांसेस ज़्यादा। तो पोर्टल वेन चेस्ट कैविटी में है कि एब्डोमेन में? एब्डोमेन में है। तो एडीमा कहाँ पे होगा? एब्डोमेन। एब्डोमेन की एडीमा को हम एसाइटस कहते हैं। क्लियर है? दूसरी बात याद रखें, वो कौन सा प्रेशर है जो एडीमा को प्रिवेंट करता है? शाबाश। वो कौन सा प्रेशर है जो? एक्सीलेंट, अनकोटेक प्रेशर। अनकोटेक प्रेशर प्रिवेंट एडीमा, वो एडीमा को प्रिवेंट करता है। और अनकोटेक प्रेशर किस वजह से लगती है? एल्ब्यूमिन की वजह से। और 80% एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। तो अगर लीवर खराब है, इरिवर्सिबल डैमेज है, एल्ब्यूमिन बनेगी नहीं, तो अनकोटेक प्रेशर नहीं होगा, तो फिर भी एक्सेस फ्लूइड लॉस होगा कि नहीं? तो देखें, इसका मतलब कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से और अनकोटेक प्रेशर वीक होने की वजह से, दोनों की वजह से पेशेंट को क्या होगा? एसाइटस होता है। नेक्स्ट देखें, लीवर सीरोटिक पेशेंट में देखें पोर्टल वेन पे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। इस पोर्टल वेन को पहले ब्लड कौन देता था? स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर
मेसेंटेरिक वेन। अब ये स्प्लीनिक वेन आगे ब्लड दे सकेगा नहीं, तो बैक प्रेशर स्प्लीनिक वेन पे आएगा और स्प्लीनिक वेन अपना प्रेशर किस पे लगाएगा, तो स्प्लीन का साइज स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। तो जब हम सीरोटिक पेशेंट की स्प्लीन को पल्पेट करते हैं तो उसकी साइज क्या मिलती है, बड़ी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लेके जनाब स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। और आप लोगों को पता है अगर स्प्लीन की साइज एबनॉर्मली बढ़ जाए, इनलार्ज हो जाए, तो फिर सेल की डिस्ट्रक्शन एबनॉर्मल हो जाती है। तो आरबीसी लाइसिस ज़्यादा होगी कि कम, ज़्यादा, तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम, तो लेके अनीमिया। द पेशेंट ऑफ सीरोटिक पेशेंट डिवेलप अनीमिया बिकॉज ऑफ स्प्लीनोमेगेली। तो अनीमिया पेशेंट को जनाब एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट सुन ले, इस व्हाट विल हैपन टू द लीवर साइज, एनीवन, लीवर साइज को क्या होगा, मतलब ये, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल वी सी ऑन पल्पेशन ऑफ द लीवर इन अ सीरोटिक पेशेंट। ये पल्पेशन मैं सबको सिखाऊंगा आखिर में। ठीक है, इधर एग्जाम्पल स्टेजर पे किसी कैंडिडेट को लेटाएंगे, वैसे ऊपर ऊपर हम तरीका समझाएंगे, क्या इसको कैसे पल्पेट करेंगे, इसको कैसे पल्पेट करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, डॉक्टर जब लीवर को पल्पेट करता है सीरोटिक पेशेंट की, तो वो छोटा होगा कि या बड़ा होगा, हाँ, साइज में, हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, शाबाश, हाँ हाँ, दोनों होगा, हाँ। और स्मॉल या बिग, छोटा होगा। अब एक एक चीज बोले, बड़ा छोटा छोटे एक, हाँ सोच ले यार, तुक्का लगा शायद चल जाए, हाँ दोनों। अब से मैंने मेडिसिन की बुक खरीदनी है बाद में, ठीक है ना, हाँ जी, शाबाश। याद रखे एमसीक्यूज में, when the question asks what will happen to the liver size if a patient is cirrhotic, initially जब सीरोसिस स्टार्ट होती है तो लीवर डैमेज होगा कि नहीं, इनिशियली की बात करो, अर्ली इन द स्टेज, जब डैमेज स्टार्ट हो जाए तो स्टिल लीवर का कुछ हिस्सा तो नॉर्मल होगा कि नहीं, तो वो नॉर्मल हिस्सा उस डैमेज हिस्से को रिस्पॉन्ड शो करेगा कि नहीं, कि लीवर की डैमेज कम से कम हो जाए। तो लीवर एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपना साइज क्या करेगा, बढ़ाएगा। इनिशियली विल बी हेपेटोमेगेली, लेकिन अगर लीवर काम उस कंपनसेशन में फेल हो जाए और डैमेज बढ़ता जाए और फाइब्रोसिस हो जाए, सेल डेथ हो जाए, तो लीवर फिर सुकड़ता जाएगा, मतलब वो जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अर्ली इन द स्टेजेस देयर इज हेपेटोमेगेली, बट लेटर इन द स्टेजेस देयर इज हेपेटिक एट्रोपी। क्या हो जाती है, हेपेटिक एट्रोपी। यहाँ पे लेके इनिशियल हेपेटोमेगेली, इनिशियल हेपेटोमेगेली बट लेटर एट्रोपी। एट्रोपी का मतलब क्या है, डिक्रीज इन दी साइज, साइज जनाब वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज इन द साइज दैट इज कॉल्ड एट्रोपी। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारे पास लीवर की स्टेटस के बारे में पॉइंट्स है कि लीवर सीरोसिस पेशेंट में क्या होगा रिस्पांस। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इसका मतलब ये है जिस पेशेंट को सीरोसिस होता है उन पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड बाय लीवर और क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प इन दी ब्लड कोगुलेशन। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगी तो जब भी कट लग जाए तो उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप लोगों को पता है कि ब्लीडिंग